एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चिट्ठी सूत्र की हम बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा चिट्ठी क्या है और उसके बाद में हमने तीन सूत्र भी देख लिए थे। अभी मैं खास एक चीज कहने की जरूरत समझता हूँ कि ये चिट्ठी का जो कंसेप्ट है उसको कोई बाहर मत समझे। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर ये चिट्ठी क्या है और किस तरह काम कर रही है। क्योंकि जब बात आती है सेल्फ नॉलेज की, मैं मेरे बारे में जब जानना चाहता हूँ तो मैं क्या मेरे बारे में जानता हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैं खास ये जिक्र करना चाहता हूँ कि ये फिलोसॉफी नहीं है, पर जो कुछ है वो हमारे बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। एक चिट्ठी एक यूनिवर्सल लेवल पर की तो है ही, पर इंडिविजुअल लेवल पर चिट्ठी क्या है वो हमें खास समझने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को समझ सके। तो जो सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज जो है वो दो दो तरीके से आता है। एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सेल्फ नॉलेज आता है, पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ जानना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें जानना जरूरी है, तब में हम कुछ सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो कुछ नॉलेज बाहर से भी लेना जरूरी पड़ता है। और ये जो नॉलेज है, तावरिया जी ने जो चिट्ठी सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री दी है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा बंधारण क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम किस चीजों से बने हुए हैं, वो हम सब चीजों को जान सके। इसीलिए ये सब जानना समझ जरूरी है। कृपया इसे फिलोसॉफी मत समझे। तो लास्ट टाइम हमने चिट्ठी किस तरह उत्पन्न होती है इस सब का जिक्र किया था। जो लोग ये सेकंड टॉक में आते हैं उन्हें एक बार फर्स्ट टॉक सुन लेना चाहिए, ताकि कंटिन्यूटी का ख्याल रहे। और हम सब वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर डालते रहते हैं। तो आप अगर मिस करते हैं बीच में, तो आपको ये सुन लेना चाहिए ताकि आप आगे का समझ सके। तो चिट्ठी का जो स्वरूप है उसके बारे में तो हमने जान लिया था, समझ लिया था। अभी आज जो और थोड़ी बात करेंगे, तो चिट्ठी यूनिवर्सल लेवल पर क्या काम करती है और चिट्ठी इंडिविजुअल लेवल पर क्या काम करती है। तो यूनिवर्सल पर लेवल पर हमने देखा कि वो ब्रह्मांड की रचना करती है, भूभुव स्वलोक की रचना करती है। और जो ब्रह्मांड के अंदर जो जो कुछ भी है, स्थूल रूप से लेकर सूक्ष्म रूप तक का जो कुछ है, वो सब कुछ चिट्ठी ही है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो तारे सितारे नक्षत्र ग्रह वगैरह जो कुछ है, वो भी चिट्ठी का क्रिस्टलाइज रूप है, मतलब घनीभूत रूप चिट्ठी का है। तो चिट्ठी का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रूप भी है और घनीभूत रूप जो हम आंख से देख सकते हैं, तो वो रूप भी सब कुछ जो है वो चिट्ठी का है। तो यूनिवर्सल लेवल पर ये है। अब चिट्ठी हमारे अंदर जब आती है और चिट बनती है, तो वहाँ क्या प्रोसेस होती है, चिट हमारे लेवल पर क्या काम करती है, वो भी हमें देखना चाहिए। तो चिट जब चिट्ठी हमारे अंदर आती है तो इंडिविजुअल चिट बन जाती है। तो उसका एक काम ये है कि बॉडी ब्रेन सिस्टम को मेंटेन करना है, चलाना है। तो ये शरीर मन वगैरह चिट्ठी ने बना तो लिया, इतना काफी नहीं, इसके चलाने की भी जिम्मेवारी जो है चिट्ठी के ऊपर है। तो हमारे अंदर जो इम्पल्सिस एनर्जी के रूप में आते हैं, उसी से हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम चलता है। और उसी के द्वारा हमारा जो ब्रेन है वो भी चलता है, जिससे हम सोच सकते हैं, जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि जीवन क्या है और जीवन का अनुभव ले सकते हैं। तो चित्त जब ब्रेन के अंदर जाती है, तो एक ब्रेन के अंदर एक प्रकाश डालती है, और इसकी वजह से ब्रेन काम करता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई ब्रेन है एक कंप्यूटर है, और चित्ती शक्ति जो है, जो चित्त बन के अंदर आती है, वो एनर्जी है। तो जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इस तरह ये हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, और ब्रेन को भी वो ही चलाती है। अब जब एक
प्रॉब्लम क्या है कि चित्ती का काम जो है, वो चित्त का जो काम है वो कैटालिस्ट का है। तो जब चित्त अंदर आता है तो कैटालिस्ट कैटालिस्ट मतलब कि वो एक न्यूट्रल रूप से उसको ब्रेन को खाली एनर्जी सप्लाई करना है। वो उसे और कुछ उसका काम नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ब्रेन की क्रियाओं के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हम नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन बार कहते हैं कि भाई ये चीज से हम चिपक गए, उससे चिपक गया, मेरा जीव जो है इसमें चला गया। तो आइडेंटिफिकेशन हम बाहर कहते हैं, पर हकीकत में वो आइडेंटिफिकेशन घटित होता है अंदर, कि चित्त और ब्रेन जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एकरूप हो जाते हैं, तब जो है वो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो चित्ती का जो न्यूट्रल रहने का जरूरत है, उसके बदले में एकरूपता हो गई, तो आइडेंटिफिकेशन वहां हो गया। तो फिर हम हर चीज को फिर आइडेंटिफिकेशन के रूप में ही देखते हैं। तो योग का पहला काम ये है कि चित्त अपना काम करे और ब्रेन अपना काम करे। ये दोनों को अलग करना ये जरूरी है। अब चित्त अलग होता है तो वो विटनेस के रूप में आ जाता है। तो वो खाली देखता है और ब्रेन को अपना काम करने देता है। और एक तीसरी भी योग की ऊंची अवस्था है कि जिसमें चित्ती और ब्रेन के बीच में का कनेक्शन टूट जाता है मोमेंटरीली, कुछ क्षणों के लिए। उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो चित्त और ब्रेन का एक तरह रूप से कनेक्शन है, इसलिए हम जगत को महसूस करते हैं। अब प्रत्याहार के अंदर क्योंकि साधक को अंदर की ओर जाना है, बाहर की जो इंद्रिया उसको बंद करना है, इसीलिए वो क्या करता है कि ब्रेन के साथ का उसका कनेक्शन तोड़ देता है। चित्ती और ब्रेन का कनेक्शन हंगामी रूप में मोमेंटरीली टूट जाता है। तो वो बाहर की जो इंद्रिया बाहर की ओर जाती है, वो बंद हो जाती है। मतलब कि सेंसिस और सेंस ऑर्गन जो है, ये दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। तो जो स्थिति निर्माण होती है उसको प्रत्याहार हम कहते हैं। तो प्रत्याहार की स्थिति निर्माण करने के लिए एक क्षण के लिए भी, और फिर धीरे धीरे करके वो समय लंबा होता जाता है। और अगर कोई अच्छी तरह प्रिज्म करता है तो प्रिज्म के दौरान भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये कभी कभी चित्त और ब्रेन अलग हो जाते हैं। तो हमें जो है वो प्रिज्म दिखाई नहीं देता, गुम हो गया ऐसा लगता है। तो इस तरह ये चित्त हमारे अंदर आता है तो इसकी तीन प्रक्रिया बनती है। चित्त एज ए कैटालिस्ट, फिर नॉर्मल कोर्स में जो हमारे अंदर है अभी कैटालिस्ट के बदले वो चित्त का आइडेंटिफिकेशन का रूप हो गया है। और तीसरा प्रत्याहार की स्थिति के अंदर चित्त की स्थिति बनती है, जिसमें वो ब्रेन से कट जाता है थोड़े समय के लिए। तो इस तरह चित्ती जो हमारे अंदर आती है, तो चित्त बनकर इस तीन प्रकार से काम करती है। अब चित्ती का उपयोग हम साधना में क्या कर सकते हैं कुछ। चित्ती जो है, हमने एक शक्ति हमारे अंदर आती है, तो नॉर्मल कोर्स में तो सामान्य आदमी के अंदर तो कोई मुक्ति का कंसेप्ट नहीं है, साधना का कंसेप्ट नहीं है। तो चित्ती आती है, काम करती है और चली जाती है, बस इतना ही रहता है। अब जिसको अपने ऊपर काम करना है, उनको ये चित्ती का उपयोग कर सकते हैं। तो चित्ती जो है वो अ, जो चित्त बनता है, और चित्त के साथ में जो है वो जो एक दूसरा उसका जो रूप है, वो रूप को हम प्राण कहते हैं, दूसरी एनर्जी को हम प्राण कहते हैं। तो चित्ती में से ही प्राण आता है और चित्ती में से ही चित्त आता है। तो ये इससे दो प्रकार के योग हम कर सकते हैं, दो प्रकार की साधना कर सकते हैं। प्राण की साधना भी कर सकते हैं और चित्त की साधना भी कर सकते हैं। तो प्राण की साधना के लिए तो तावरिया साहब ने ये सब हमें दिया ही है, रिफाइनिंग एक्सरसाइज, 3 स्टेप, फेज एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। तो ये सब एक्सरसाइजेज जो है वो प्राण की साधना हम कर रहा है। और प्राण की साधना के साथ साथ में हम चित्त की साधना भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन, चित्त का निरीक्षण करते हैं। चित्त का जो विटनेस का जो एक गुण है, तो विटनेस को लाने का प्रयत्न करते हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये सब चित्त का चित्त योग या मनोयोग उसको हम कहते हैं। और जो प्राण की क्रिया से जो योग करते हैं उसको हम प्राण योग कहते हैं। और प्राचीन काल में इसी को हठ योग और राजयोग की संज्ञा दी थी।
कि भाई जो प्राण की क्रिया है वो सब हर्षयोग की क्रिया है, और जो धारणा ध्यान समाधि वगैरह जो है वो सब राजयोग उसको कहते हैं। तो इस तरह चित्ती जो हमारे अंदर आती है उसका उपयोग हम मुक्ति के लिए, साधना के लिए भी कर सकते हैं। पर जिसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, या जिसके पास उसका कोई ज्ञान नहीं है, तो वो चित्ती का उपयोग नहीं करता है, वो चित्त बनता है और निकल जाता है, खाली विचार की प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रियाओं के अंदर वो ऊर्जा जो आती है और वो उसका खर्च हो जाता है। पर अगर साधक है तो साधक को उसका उपयोग करना है, उसको साधना करना है, प्राण की साधना करना है, चित्त की साधना करना है। अब लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि भाई जो व्यक्ति अ, का जो है, जो इतना एडवांस रूप में जाता है, व्यक्ति इतना एडवांस हो जाता है, तो उसके लिए ये सूत्र था कि भाई उसका ये जगत का अस्तित्व उसके लिए नहीं रहता है। सो द चिट्टी क्रिएट द यूनिवर्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा एक एक हमने देखा था कि भाई जो लोग एडवांस इतने हो गए कि अभी उसके लिए जगत है नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको ये जगत दिखता नहीं है। तो वो किस स्थिति के अंदर है, उस स्थिति के मुताबिक उसका भी चित्त काम करता है। जो योगी है, जब वो मेमोरी का उपयोग करता है तब उसको सब दिखाई देता है। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये वृक्ष है, वो सब जानता है, क्योंकि उसको भी उसका भी जीवन है, तो जीवन जीने के लिए उसको भी मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। पर जब जैसा हमने देखा कि भाई जब प्रत्याहार और उससे आगे की जो क्रियाएं बनती है, जब चित्त का और ब्रेन का, मेमोरी का उपयोग बंद हो जाता है और प्योर परसेप्शन होता है, उस समय जो है वो वहाँ उसको वो एग्जिस्ट होता ये दिखाई नहीं देता है। वहाँ वो प्रत्याहार की स्थिति में उसको ये जगत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सेंसेस बंद हो गई है। तो ये एक मतलब ये है कि जो एग्जिस्ट नहीं है ऐसा कहा, इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए ये सब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। एग्जिस्टेंस है, पर दृष्टि अलग हो जाती है, इसीलिए ऐसा एक महसूस होता है। अब आगे हमने तीन सूत्र देख लिए थे, कौन से थे? तो पहला सूत्र में ये हमने ये देखा था कि चित्ती है, इसीलिए ये हम ब्रह्मांड को विद्यमान होते हुआ देख सकते हैं। जो जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड जो जो व्यक्त हुआ है, उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि चित्ती है। चित्ती है और चित्ती से चित्त बनता है, इसलिए हम ये विद्यमान जगत को देख सकते हैं। और कहते हैं कि चित्ती वैश्विक ऊर्जा है, वो वैश्विक ऊर्जा का वो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध चेतना है। वो अपने आप में स्वतंत्र है, अजन्मा है, अकल्पनीय है, बिनशर्ती है, शुद्ध या रंग रहित है, अमर्याद अर्थात संपूर्णपने स्व स्वनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है। ये सूत्र हमने देखा था और उसके ऊपर विवरण भी हमने देखा था। फिर दूसरा सूत्र हमने देखा था कि चित्ती जो है अपने संकल्प से ये ब्रह्मांड की रचना करती है। उसका जो है वो फ्री विल है, उसका अपना स्वतंत्र संकल्प संकल्प है, उससे ये ब्रह्मांड की रचना करती है और अपने बीइंग का अभिव्यक्ति करती है। जो उसका जो बीइंग है, उसका जो अस्तित्व है, वो भी मैनिफेस्ट होता है। तो वो ब्रह्मांड के द्वारा अपने अस्तित्व को वो व्यक्त करती है। और तीसरा सूत्र ये देखा था कि ब्रह्मांड के अंदर जो जो चीजें व्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है, उसमें वैरायटी है, विविधता है बहुत प्रकार की। क्योंकि ये विविधता क्यों दिखाई देती है, विविधता है नहीं, पर मतलब विविधता दिखाई देती है क्योंकि हमारे अंदर जो है चित्त और विषय और व्यक्ति, दृष्टा और दृश्य, इनको मन अलग करता है। तो दृष्टा और दृश्य अगर एक होता है तो मन की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि मन है, इसीलिए दृष्टा और दृश्य, मैं और मेरे सामने जगत, जगत की वस्तु, ये दोनों अलग होती है क्योंकि मन है। तो इसीलिए ये इसकी वैरायटी, विविधता हमें दिखाई देती है, क्योंकि मन
है, इसीलिए हम विविध रूप से इस जगत को देख सकते हैं। इस प्रकार 3 सूत्र हमने देखे थे। अभी आज चौथा सूत्र देखते हैं। इसमें कहते हैं मैन इज चित्ती लोकलाइज एंड इंडिविजुअल चित्त दैट इज एज पर इंडिविजुअल कोड एंड ऑल्दो he carries or he can carry within himself the cosmic energy of pure awareness chetna and consequently constitute within himself the whole universe, but he is so only in a contracted finite form. तो अभी मनुष्य के अंदर जो चित्ती आती है और इससे जब वो लोकलाइज बनती है या हम कहते हैं क्रिस्टलाइज बनती है, तब उसका चित्त का निर्माण होता है। चित्ती आई, इससे हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम को बनाया, और चित्ती जब इंडिविजुअल माइंड बनती है तो वो लोकलाइज हो गई मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य और चित्त रूप, चित्ती खुद जो है वो मनुष्य और उसके चित्त का रूप ले लेते हैं। और यहाँ कहा गया है कि एज पर इंडिविजुअल कोड। तो इंडिविजुअल कोड क्या है? तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि चित्ती जो हमारे अंदर आती है तो क्या लेके आती है? सत्व रजस तमस, जो ये जो 3 गुण है वो हमारे अंदर लेके आती है। तो हर समय हमारे अंदर सत्व रजस तमस सत्व रजस तमस आता ही रहता है। और क्योंकि उसमें अपनी अंदर की स्थिति के मुताबिक सत्व रजस तमस का जो जो रेशियो है वो आता है, और इसीलिए उसको कोड कहा गया है कि हर एक व्यक्ति का एक अपना कोड है, कि मतलब कि वो कितना सत्व ग्रहण कर सकता है, कितना रजस ग्रहण कर सकता है, कितना तमस ग्रहण कर सकता है। तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, तो ये इंडिविजुअल कोड के हिसाब से बनता है। या जब हमने ये इंटेंसिटी चार्ट के बारे में जब देखा था, तब भी देखा था कि सत्व रजस तमस से जो फाइनल बनता है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। तो इसी तरह ये जो है हमारे अंदर सत्व रजस तमस आता है, उससे हमारा एक इंडिविजुअल कोड, और हर एक व्यक्ति का अलग अलग इंडिविजुअल कोड होता है। तो ये कोड के हिसाब से चित्ती हमारे अंदर लोकलाइज या क्रिस्टलाइज होती है और चित्त बनता है। चित्त का अपना एक इंडिविजुअल कोड हो जाता है, और व्यक्ति अपने अंदर ये जो है चित्ती की शुद्ध ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, उसका अंदर वहन करती है। वहन वहन उसका अंदर वहन होता है हमारे अंदर अवेयरनेस का, और इससे हमारे अंदर कॉन्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूट विद इन हिमसेल्फ द होल यूनिवर्स। हमारे अंदर फिर पूरा विश्व भी बन जाता है। जैसे बाहर विश्व है, 3 विश्व है, इसी तरह हमारे अंदर भी विश्व है अलग अलग प्रकार के। और इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ब्रह्मांड के अंदर जो है 3 यूनिवर्स है, भू भुव स्व। हमारे अंदर भी ये 3 यूनिवर्स है, भू भुव स्व है। तो ये जब चित्ती हमारे अंदर आती है तो वो 3 लोगों की हमारे अंदर भी निर्माण करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है। बट ही इज सो ओनली इन ए कॉन्ट्रैक्टेड फाइनाइट फॉर्म। तो वो जो है, वो जो अंदर बनते हैं वो फाइनाइट फॉर्म में बनते हैं। बाहर जो है वो इन्फिनाइट फॉर्म में है। बाहर जो ये जो यूनिवर्स बनता है वो फाइनाइट फॉर्म के अंदर बनता है, मतलब कि एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर बनता है। ये सूत्र है। अब तावड़िया जी की उसके ऊपर जो कमेंट्स है वो देखते हैं। Since all creation is crystallization of chitti at various levels, it means that the cosmic energy of pure awareness has reduced to active and passive awareness. That is, it has reduced to innumerable levels. That is comprising of untold combination or permutation of sattva, rajas, and tamas. Each crystallization having such code. तो ये जो है, हमने जैसे अभी देखा कि भाई हमारे अंदर सत्व रजस तमस के रूप में चित्ती आती है और इंडिविजुअल कोड बनता है। पर उसका जो हमारे अंदर जो आती है उससे कई प्रकार के कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से अलग अलग प्रकार के उसके लेवल बनते हैं। क्योंकि जो चित्ती प्योर फॉर्म में आती है वो रिड्यूस हो जाती है और उससे एक्टिव या पैसिव अवेयरनेस फॉर्म होती है।
तो हमारे अंदर फुल अवेयरनेस या प्योर अवेयरनेस का तो हम अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। हम जो कभी कभी एक्टिव अवेयरनेस का अनुभव होता है, और ज्यादातर तो हमारे अंदर पैसिव अवेयरनेस ही पड़ी है। हम जो जीवन गुजारते हैं वो पैसिव अवेयरनेस है। हमारे अंदर जो है वो एक्टिव अवेयरनेस तो कभी कभार ही बनती है। तो पैसिव अवेयरनेस से अवेयरनेस को एक्टिव बनाना है, और इसके लिए हमने वो पर्पस के अंदर जो अवेकनिंग का चैप्टर देखा था कि अलग अलग टेक्निक से किस तरह हम एक ये अवेयरनेस को एक्टिव अवेयरनेस बना सकते हैं। तो वो हमें अप्लाई करना चाहिए अवेयरनेस, और एक्टिव अवेयरनेस में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि पैसिव अवेयरनेस है वो एक प्रकार की बहुत डलनेस होती है। उसमें आदमी के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है, आदमी के वो रूटीन कामकाज करता रहता है पैसिव अवेयरनेस से। अगर उसको थोड़ा क्रिएटिव बनना है तो उसको अवेयरनेस को एक्टिव बनानी पड़ेगी, और आगे जाके वो प्योर अवेयरनेस का अनुभव करने के लिए तो फिर साधना में बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरह अलग अलग रूप से हम चिट्ठी का हमारे अंदर अनुभव कर सकते हैं, और जो वो बनती है वो क्रिस्टलाइज होती है, और हर एक का एक इंडिविजुअल कोड हो जाता है। सो ऑल क्रिस्टलाइजेशन मस्ट हैव ग्रेटर और लेसर इंटेलिजेंस। तो चिट्ठी से जो कुछ भी बना है वो हर एक के अंदर एक इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि चिट्ठी से एक वृक्ष बनता है या पौधा बनता है तो उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है। जहाँ पानी होता है उस और मूल अपना जाता है, या ज्यादा जब पवन आता है तो वो झुक जाता है, वो अपनी इंटेलिजेंस से काम करता है। और इस तरह हर एक प्राणी है, मनुष्य है, और ये जो जो जगत है ये अपना वेजिटेबल किंगडम, तो ये सब जो है वो सब अपने अपने इंटेलिजेंस से उसके अंदर ग्रेटर और लेसर इंटेलिजेंस होती है। हेंस refer our earlier notes. Hence, we state that all matter and all forms have grades of awareness and intelligence according to individual code. तो कहते हैं कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है या जो रूप है, तीनों लोक के अंदर जो पदार्थ या जो रूप है, इन सबका एक अंदर एक अवेयरनेस और इंटेलिजेंस होती ही है, चाहे वो ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में। और जो कोई भी पदार्थ है, इवन एक पत्थर है, उसका भी एक कोड है, क्योंकि पत्थर के अंदर भी सत्व रजस तमस से कुछ है। पत्थर के अंदर तमस ज्यादा है, सत्व रजस कम है, तमस सत्व रजस कम है, तमस ज्यादा है। तो पत्थर है, पत्थर का भी एक कोड होता है। कोई भी मैटर होती है उसका एक कोड होता ही है। मतलब ये कोड तो जैसे मैं हमने हमने देखा कि सत्व रजस तमस से बनता है, तो जो चीज के अंदर जिस तरह का सत्व या रजस या तमस होता है, इस तरह उसका कोड बनता है। अब जो निर्जीव चीजें होती है, पत्थर वगैरह, तो उसके अंदर तमस ज्यादा होता है, और इस प्रकार इसका कोड बन जाता है। जो लिविंग जो चीज होती है उसका जो है वो कोड अलग होता है। Man boasts that he is created in the image of God, little knowing what that image is. अब आदमी कभी कभी डिंग मारता है, बड़ा मारता है कि हम तो है भगवान की प्रतिकृति है। जो भगवान जो है उसकी जो इमेज है वही हमारी इमेज है, ऐसे ही बॉस्टिंग करता है, डिंग मारता रहता है। पर उसको वो भगवान की क्या इमेज है उसका कोई उसको पता ही नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, और खाली बातें करता है इस तरह। Let it suffice to know that on the scale of great intelligence, the best of man is far down the ladder. तो कहते हैं कि जो एक मानो कि एक लेदर की कल्पना की है कि एक ये जो इवोल्यूशन की है, या जिसे कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस मतलब कि प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के लेवल के ऊपर 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 में देखते हैं तो एक जिसे हम भगवान कहते हैं या चित्ती कहते हैं, उसकी इंटेलिजेंस है। और हमारे जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जिन लोगों ने बहुत आगे निकल गए हैं, वो भी कहते हैं कि ये लेदर के बहुत नीचे के हिस्से के अंदर है। तो कंपैरिजन करके बताते हैं कि हम भगवान भगवान करते हैं, पर भगवान क्या है वो हमें पता नहीं है। भगवान जो है उसकी एनर्जी है या उसका स्वरूप है वो लेदर के एकदम ऊपर के रूप में है। और हमारे अंदर जो श्रेष्ठ मनुष्य है, सामान्य मनुष्य की तो बात ही नहीं है, पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है उनका भी जो स्थान है
वो लेदर के एकदम नीचे के हिस्से में है। तो ये कंपैरिजन बताते हैं कि हम कहाँ हैं और परमात्मा की शक्ति क्या है। It is obviously clear that he is either the fragment of pure chitti or that he is localized and individual. तो इससे हमें एक क्लियरली पता चलता है कि हम क्या है, एक चित्ती का, प्योर चित्ती का एक फ्रेगमेंट है, उसका अंश है, या फिर हम लोकलाइज इंडिविजुअल है, लोकलाइज चित्ती है। अब जब फ्रेगमेंट ऑफ प्योर का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ प्योर चित्ती, तो जिस व्यक्ति के अंदर वो अनुभव कर सकता है कि उसके अंदर प्योर चित्ती आ रही है, मतलब उसकी अभी साधना या उसकी स्थिति इतनी ऊंची हो गई है कि वो अभी अनुभव कर सकता है कि उसके अंदर ये प्योर चित्ती आती है और मैं उसका एक फ्रेगमेंट हूँ, उसका एक भाग हूँ, एक अंश हूँ। ये एक अनुभव कर सकता है, ये एक बहुत ऊंची स्थिति है। पर हम जैसे सामान्य लोगों के अंदर तो ये चित्ती जो है लोकलाइज रूप में रहती है, इंडिविजुअल रूप में रहती है, इंडिविजुअल लोकलाइज रूप में रहती है। तो यहाँ दो स्थिति बनती है। जिसके अंदर चित्ती आती है, तो अगर उसकी स्थिति इतनी ऊंची है तो वो महसूस कर सकता है कि वो चित्ती का एक अंश ही है, फ्रेगमेंट ऑफ प्योर अवेयरनेस, प्योर चित्ती। और जो हम लोग सामान्य है, वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे चित्ती एक लोकलाइज हमारे अंदर है। हालांकि चित्ती का हमें कोई ज्यादा अनुभव ही नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा चित्ती जब चित्त बनता है या उसके जो फंक्शन से मन बनता है, तो उसका हमें थोड़ा बहुत अनुभव होता है। हम चित्ती का सीधा अनुभव तो कुछ ले ही नहीं सकते। इफ दिस विजन and understanding are pure and clear, he will see no universe existing. But if this vision is impure, because he is localized and individual, he will cease to be pure chitti and will experience the many grades of universe. अब समझे नहीं ये कि भाई ये जब चित्ती अंदर जो आती है और उसका जो अनुभव होता है, तो चित्ती का अनुभव होता है, तब उसको लगता है कि भाई ये कोई जगत का तो अनुभव ही नहीं है, यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं है। इस तरह जब इसको प्योर चित्ती का अनुभव होता है, तब वो खुद ही अनुभव प्योर चित्ती का करता है, तब उसको लगता है कि ये जगत तो है ही नहीं, जगत का कोई अस्तित्व है नहीं। पर क्योंकि हमारे अंदर चित्ती जो आती है और वो इम्प्योर बन जाती है, हम देखा था डिबेसिस हो जाती है, तो इसकी वजह से मन अलग हो जाता है, और फिर मन अलग हो जाने से ही हमें जगत का अनुभव होता है। अगर चिट्ठी प्योर रूप में अंदर रहती है, तो वहां मेमोरी नहीं होती है, और मेमोरी नहीं होती है तो फिर जगत का अनुभव कैसे होगा। पर हमारे अंदर वो जो है वो इम्प्योर होती है, वो भ्रष्ट रूप में आ जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। इसी वजह से मन एक अलग हो जाता है, और मन की वजह से हम ये जगत को दृश्यमान अनुभव कर सकते हैं। तो ये दो व्यक्ति की अलग अलग स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है, और हम जो है अलग अलग ग्रेड के अंदर यूनिवर्स का अनुभव कर सकते हैं। तो लोकलाइज और इंडिविजुअल जो चित्त का रूप होता है, वहाँ चित्त काम करता है, और जो जहाँ प्योर अवेयरनेस होती है, वहाँ चित्ती काम करती है व्यक्ति के अंदर। ये दो स्थिति होती है। अब पांचवा सूत्र देखते हैं। Chitti descending from the pedestal of cosmic awareness and concealing and contracting itself into a variety of limited entities, because Chitta, the mind, individual mind and intelligence, which in reality is nothing other than Chitti itself. तो क्या कहते हैं, चित्ती डिसेंडिंग फ्रॉम द पेडेस्टल ऑफ कॉस्मिक अवेयरनेस। तो जो चित्ती जो है, वो उसकी जो चित्ती जो वैश्विक चेतना के रूप में है, वहां से वो डिसेंडिंग होती है, नीचे उतरती है, और
कंसीलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग अपने आप को करती है, मतलब कि अपने आप को छुपाती है, संकुचित करती है। तो जब डिसेंडिंग होती है, मतलब वो थोड़ी जब ग्रॉस होती है, तब अलग अलग चीज जब निर्माण करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है और कंसीलिंग हो जाती है, अपने आप को थोड़ी छुपाती है और संकुचित करके कुछ न कुछ बनाती है इनटू वैरायटी ऑफ लिमिटेड एंटिटीज। तो वैरायटी ऑफ अलग अलग लिमिटेड अलग अलग रूप जो है उससे बनते हैं, जब इस तरह की वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है तब। और उससे चित्त बनता है, माइंड बनता है, विच इन रियलिटी इज नथिंग बट अदर देन चित्ती इटसेल्फ। तो ये चित्त है वो भी वास्तव में तो वो चित्ती है, पर चित्ती ने थोड़ा स्वरूप अपना बदल लिया, इस थोड़ी ग्रोथ हो गई या क्रिस्टलाइज हो गई, इसीलिए वो चित्त के रूप में दिखाई देने लगी या अनुभव होने लगा। वास्तव में वो ओरिजिनल रूप में तो वो चित्ती ही है। ये इसका सूत्र था। अभी इसके ऊपर तावरिया जी की कमेंट्री क्या कहते हैं वो। वंस अगेन वी रिफर टू आवर प्रीवियस नोट्स, कैन वी मेंटेन द एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस क्रिएटेड कॉन्स्टेंटली विद इन ईच वन ऑफ अस एज प्योर अवेयरनेस। तो कहते हैं कि जो हमारे अंदर ये प्योर अवेयरनेस की एनर्जी तो आती है, पर अगर क्या हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, हम इसको पकड़ सकते हैं, हम इसका वो उसको हम धारण कर सकते हैं क्या? इफ वी कैन, देन वी एज इंडिविजुअल कैन बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद चिट्टी। तो अगर हम चिट्ठी को धारण कर सकते हैं, हमारे अंदर जो चिट्ठी आती है उसको मेंटेन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, तो समझो कि हम चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन के अंदर आ गए। और ये योग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन में आना ये एक बहुत जरूरी है। ये एक जीवन के लिए भी और चिट्ठी का अलग अलग रूपों का अनुभव लेने के लिए। तो हमने जीवन धारण किया है अलग अलग अनुभव लेने के लिए। तो जब चिट्ठी के साथ हम कम्युनिकेशन में आते हैं, तो चिट्ठी का हर पहलू का अनुभव हमें होता है। और जो जो कुछ हमारे अंदर जो जीवन के प्रश्न होते हैं, जो सॉल्यूशन हमें चाहिए, वो भी हम कम्युनिकेशन द्वारा चिट्ठी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चिट्ठी ऑल नोइंग है, वो हम जानते हैं। तो चिट्ठी द्वारा हम मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, चिट्ठी का और अनुभव कर सकते हैं, चिट्ठी के अलग अलग पहलुओं का, अलग अलग डायमेंशन का भी हम अनुभव कर सकते हैं। और वो कम्युनिकेशन द्वारा हो सकता है। और ये अगर हम प्योर अवेयरनेस को मेंटेन कर सकते हैं, तभी ये कम्युनिकेशन संभवित है। इन सेकंड स्टैंजा इट वाज सेड, चिट्टी अनफोल्ड द यूनिवर्स ऑन स्पेस ऑफ इट्स ओन बीइंग। तो हमने देखा था सेकंड जो सूत्र था, उसके अंदर चिट्ठी किस तरह वो अनफोल्ड होती है, वो किस तरह प्रकट होती है, कि अपना बीइंग को वो यूनिवर्स के अंदर किस तरह प्रकट करती है, उसके बारे में हमने सेकंड सूत्र के अंदर देखा था। उसका जो बीइंग, उसका अस्तित्व है, वो ये विश्व के अंदर किस तरह प्रकट होता है, वो हमने देखा था। तो वो जो है, वो कम्युनिकेशन के अंदर ये चिट्ठी जो इस तरह प्रकट होती है और फिर हमारे अंदर आती है, तो उसको हमें धारण करना पड़ता है। सो वी कैन either experience चिट्ठी as pure awareness or perceive the spread universe with passive awareness state। तो अगेन ये दो स्थिति बन जाती है, या तो हम चित्ती का प्योर अवेयरनेस के रूप में उसका अनुभव कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक पैसिव अवेयरनेस की स्थिति के अंदर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। और पैसिव अवेयरनेस द्वारा हम ये जो स्प्रेड यूनिवर्स है, जो जो जगत, जो फैला हुआ जगत है, उसका अनुभव हम पैसिव अवेयरनेस से करते हैं। तो जो सामान्य आदमी है और जो साधक भी है, सामान्य साधक है, ये सब के लिए ये सेकंड स्टेट है, कि जिसके अंदर वो पैसिव अवेयरनेस से ही ये जगत का अनुभव करता रहता है। पर जो योगी है, वो चित्ती का अनुभव प्योर अवेयरनेस के रूप में करता रहता है। If this can be maintained, that is such communication, then the whole universe will disappear to such individuals, because the universe can only exist for those where the energy of pure awareness is allowed to
debases to active and passive awareness. When and where subject and object, perceiver and perceived spring up with external world and the universes. तो अब कहते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो तब तब आपको ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, वो डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा। तो आप जब चित्ती बन जाते हैं और चित्ती के अंदर घुल मिल जाते हैं तो फिर यूनिवर्स दिखाई नहीं देता है, वो एग्जिस्ट होता है ऐसा महसूस नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज द universe can only exist for those where the energy of pure awareness is allowed to debasis to active and passive awareness. तो जब ये प्योर अवेयरनेस अंदर आती है, वो डिबेसिस हो जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है या भ्रष्ट हो जाती है, हमारे अंदर इम्प्योर हो जाती है, तब भी हमें तब से इससे एक्टिव और पैसिव अवेयरनेस बनती है और उसके द्वारा हमें यूनिवर्स दिखाई देता है। तो यूनिवर्स दिखाई देने का कारण एक्टिव पैसिव अवेयरनेस है, न कि प्योर अवेयरनेस है। जिसके अंदर प्योर अवेयरनेस चलती रहती है और वो जो अगर अनुभव करता है तो उसके लिए ये जगत बंद हो गया है, उसके लिए ये जगत अभी अस्तित्व में है नहीं। हालांकि फिर भी जब वो ये एक दो स्थिति साधना की बताई गई है, एक को व्युत्थान कहते हैं, दूसरे को समाधि कहते हैं। व्युत्थान मतलब जागृत होना, बाहर आना, और समाधि या कोई भी स्थिति, अंदर की जो स्थिति, अंदर जो स्थिति बनती है ये प्योर अवेयरनेस की, वो समाधि की स्थिति कहें या एक ऊंची स्थिति कहिए जिसमें प्योर अवेयरनेस है। और दूसरी जो स्थिति व्युत्थान की होती है, मतलब वो जगत में फिर वो वापिस आता है, तब उसको फिर ये एक जो अस्तित्व है वो एग्जिस्ट होता हुआ दिखता है, मतलब कि वो मेमोरी का उपयोग करते हैं और वो जानते हैं कि ये चीज है, ये चीज है। पर वो जब व्युत्थान नहीं होता है, समाधि में होते हैं, तो वहां अस्तित्व डिसअपियर हो जाता है। अब आता है छठवां सूत्र। Man, the knower, is an entity identified with the limited individual mind, chitta, his own individual code. तो मैन द नोवर, अब यहाँ फिर आइडेंटिफिकेशन की बात आई। अब हमारे अंदर जो एक नोवर है, मतलब असली जो ज्ञाता है या दृष्टा है, वो कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल माइंड जो हमारा बनता है उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाता है। मैन द नोवर इज एन एंटिटी आइडेंटिफाइड विथ हिज लिमिटेड इंडिविजुअल माइंड, चित्त। तो चित्त का, यहाँ चित्त का और जो अंदर नोवर है या जो दृष्टा है, उसको वो ये सब एक ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो जैसे उसमें आता है अपना योग सूत्र के अंदर, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो दृष्टा जब अलग होता है तब वो अपने स्वरूप के अंदर आता है, और जो स्वरूप के वो स्वरूप की अवस्था में नहीं आता है तब वो आइडेंटिफिकेशन की स्थिति के अंदर, सारूप्यम की स्थिति पतंजलि जिसको कहते हैं। तो या तो वो सारूप्यम की स्थिति में है या फिर अवस्था की, स्वरूप अवस्था की स्थिति के अंदर। तो अभी हमारा जो नोवर है, हमारा जो दृष्टा है, वो ज्ञाता है, वो अभी आइडेंटिफिकेशन की स्थिति में है, मतलब सारूप्यम की स्थिति में आ गया, जिसमें से वृत्तियां बनती है। अगर वो ये लिमिटेड माइंड से अलग हो जाता है तो वो दृष्टा की स्थिति में आ जाता है, तो अपने स्वरूप में वो प्रतिष्ठित होता है। हेंस ही बिकम्स ए माया प्रमाता। अब ये संस्कृत का शब्द है कि जब जो आदमी आइडेंटिफिकेशन की स्थिति में जो दृष्टा है, दृष्टा नहीं रहा और जो स्थिति बनी, उसको यहाँ कहते हैं माया प्रमाता। दैट इज परसीवर फंक्शनिंग अंडर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस एंड सो सर्व द लिंक टेम्पररली फ्रॉम चित्ती। तो ये माया प्रमिता प्रमिता में आ जाता है, प्रमाता के अंदर व्यक्ति आता है जब आइडेंटिफिकेशन की स्थिति होती है। मतलब कि वो जो परसीवर, जो दृष्टा है, वो खुद सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। वो फंक्शन फंक्शन करते हैं पर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन, उसने
उसने इम्पोज कर लिए लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस उसने धारण कर लिए परसीवर ने, दृष्टा ने, और इस तरह वो कामकाज करता है। तो हमारी स्थिति अभी ये है, वो ऐसी है, माया प्रमाता की है कि जिसके अंदर हम जो काम करते हैं, हमने बहुत सारे लिमिटेशन से हम काम करते हैं, जो हमने सेल्फ इम्पोज है, मतलब कि हमने खुद ने धारण कर लिए, ऐसे लिमिटेशन के साथ हम जीते हैं और काम करते हैं। एंड सो सर्व द लिंक टेम्परली फ्रॉम चित्ती। तो चित्ती के साथ वो टेम्पररी एक लिंक सर्व होती है, उसके लिए, वो कामकाज के लिए, फंक्शन करने के लिए टेम्पररी एक ये लिंक बैठती है चित्ती के साथ। कैन वी मेंटेन, अब ये सूत्र था, अब ये अब आएगा उसका ट्रांसलेशन या कमेंट्री। कैन वी मेंटेन दिस लिंक एंड अवॉइड द स्टेट ऑफ माया प्रमाता। तो कहते हैं कि जो ये माया प्रमाता का स्टेट बन गया, मतलब कि दृष्टा जो आइडेंटिफाइड हो गया, उसको हम छोड़ के प्योर अवेयरनेस की जो स्थिति है हमारी, वो या जो चित्ती के साथ की हमारी जो लिंक है, उसको हम उसमें उसको मेंटेन कर सकते हैं क्या? कैन वी मेंटेन अवर प्योर अवेयरनेस स्टेट थ्रू आउट द बॉडी, या फिर जो अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, प्योर अवेयरनेस, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं पूरे बॉडी के अंदर? इस तरह ये सवाल पूछा जाता है। इफ वी कैन देन वी आर चिट्टी इटसेल्फ। अगर हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, प्योर अवेयरनेस को हमारा पूरा बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, या माया प्रमाता से ऊपर अगर हम उठ सकते हैं, तो चिट्टी हम खुद बन जाते हैं। वी कैन देन वी आर चिट्टी इटसेल्फ, डिवाइन फ्रेगमेंट ऑफ चिट्टी इटसेल्फ। तो चिट्टी बन जाते हैं, या फिर चिट्टी का अंश, डिवाइन फ्रेगमेंट ऑफ चिट्टी इटसेल्फ, डिवाइन फ्रेगमेंट का हम चिट्टी का डिवाइन फ्रेगमेंट बन जाते हैं, एक अंश बन जाते हैं। एंड इन बीइंग सो burn away our external clothing, that is our cellular, molecular and the molecular electronic bodies, and be free forever, and are then able to consciously merge with chitti itself, such is conscious death। तो यहाँ एक स्थिति बनती है कि जब वो चिट्टी को जो अंदर प्योर अवेयरनेस आती है, उसको अगर वो मेंटेन कर सकते हैं, तो वो खुद उसका एक अंश बन जाता है। और जब एक उसका अंश बन जाता है, मतलब चित्ती खुद बन जाते हैं, तो फिर ये बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो फिजिकल बॉडी है, सेल्युलर बॉडी है, या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, उनके ब्रेन से मेमोरी है, कुछ भी नहीं जरूरत, क्योंकि ये लास्ट स्थिति है। अभी ये कॉन्शियस डेथ में जाने का वाला है ये व्यक्ति, तो वो उसको किसी की जरूरत नहीं है, वे सबको, वो कहते हैं कि बर्न अवे, उसको सबको जला देते हैं, उसको सबका त्याग कर देते हैं, और वो चिट्ठी के। तो हम अंतिम स्थिति, जब मुक्ति की जब अंतिम स्थिति आती है, उसका हम देखते थे कॉन्शियस डेथ के बारे में। अब कॉन्शियस डेथ का जो है वो दो रूप है। कॉन्शियस डेथ जब तक पूर्ण मुक्ति नहीं होती है, तब तक कॉन्शियस डेथ, कॉन्शियस बर्थ लेने के लिए भी कॉन्शियस डेथ जरूरी है। और लास्ट में जब इसका अंतिम जन्म होता है, तब भी उसको कॉन्शियसली ये फिजिकल बॉडी को छोड़ना पड़ता है, और उसके साथ में अलग अलग बॉडी को वो छोड़ देता है, जैसे यहाँ बताया कि burn away our external clothing, that is our cellular, molecular and electronic bodies, and be free forever। तो अब वो मुक्त हो गया, ये तीनों बॉडी को छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो प्योर अवेयरनेस का रूप उसने ले लिया, और वो अभी मुक्त हो गया। तो ये तीनों बॉडी की अभी उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूभुव से, स्व से अभी बाहर निकल जाएगा, और अपना जो सेलेस्टियल होम है, जो जनलोक है, जो सेलेस्टियल होम है, तो सेलेस्टियल होम के अंदर वो वापस जाएगा। इसके लिए ये बॉडी को, अभी वो तीनों बॉडी को छोड़ देंगे। इसको कॉन्शियस डेथ कहते हैं। मैन एज divine crystallization at one time was able to function as pure awareness. Man is a divine crystallization at one time was able to function as pure awareness, as a fragment of chitti
and did not need body, mind and senses to function. तो कहते हैं कि भाई जो मनुष्य का चित्त जो स्वरूप बना, ये क्रिस्टलाइज हुआ, उससे पहले जो था उसका स्वरूप, उसमें उसको न बॉडी की जरूरत थी, न माइंड की जरूरत थी, न सेंसेस की जरूरत थी, और कोई फंक्शन के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। वो चित्ती के रूप में, अवेयरनेस के रूप में ही सबकी चीज को मैं, जब वो डिवाइन फ्रेगमेंट था, मतलब वो जब दिव्य तत्व था, आत्म तत्व था, तब उसको किस वो कोई बॉडी की या कोई मन की किसी की भी उसको जरूरत नहीं थी। पर जब वो क्रिस्टलाइज हो गया और जब वो उसने ये तीन बॉडी और माइंड धारण कर लिए, तब फिर वो ये तीन बॉडी और माइंड का उपयोग करने लगा। उससे पहले के रूप में उसको ये किसी की जरूरत नहीं थी। बट ऑन द involution are when all began to become more and more objective and opaque, man lost his ability to maintain chitti as the cosmic pure energy, energy of pure awareness. तो बट ऑन द इन्वॉल्यूशन, अब जब इसने तीन रूप धारण कर लिए, तीन शरीर धारण कर लिए और इन्वॉल्यूशन में आया, पहले स्वलोक में आया, फिर भुव में आया, फिर भू में आया, ऐसे इन्वॉल्यूशन जैसे जैसा उसका होता गया, तब जो है वो उसने अपनी जो प्योर अवेयरनेस की या चित्ती की जो अपनी स्थिति है वो उसने गंवा दी। फिर वो स्थिति नहीं रही। वो जब ये जैसे जैसे ग्रोथ बनने लगा, इस तरह उसका माइंड भी, चित्त भी ग्रोथ होता गया, मतलब चित्ती जो अंदर आती थी वो भी ग्रोथ होती जाती थी। तो इस तरह इन्वॉल्यूशन के कारण ये फिर उसकी जो प्योर अवेयरनेस की स्थिति थी वो निकल गई। इन दिस रेफरेंस कैन बी से that man as fragment of chitti could have remained as a fragment of chitti and not let the invasion of involution to overpower him. तो यहाँ एक प्रश्न के पूछते हैं कि अगर हम वो चिट्ठी का जो फ्रेगमेंट का रूप में अगर हम मेंटेन उसको कर सकते, और इसको जो अवक्रांति का जो हमारे ऊपर आक्रमण जो हुआ है उसको हम ओवर पावर कर देते, तो क्या स्थिति होती। नॉट लेट द इन्वेंशन ऑफ इन्वोल्यूशन टू ओवर पावर। तो अगर चित्त की स्थिति ओरिजिनल रूप में रहती तो क्या होता, और अगर हम इन्वोल्यूशन के अंदर हमने जो प्योर अवेयरनेस की स्थिति गंवा दी, तो दोनों में क्या फर्क है, इसका एक ये प्रश्न है यहाँ। तो हम जानते हैं कि इन्वोल्यूशन के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो इन्वोल्यूशन के कारण हमारे अंदर ग्रोथनेस बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और फिर इस ग्रोथनेस को फिर मिटाने के लिए फिर से इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारा काम करना पड़ता है। When I mean fragment of pure chitti, I mean as Purusha. And when I say localize an individual, I mean the drama of Purus and Prakriti. तो ये एक शास्त्र की बात है कि भाई ये जो पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ, उससे जो संसार बना वो एक ड्रामा हो गया, एक नौटंकी हो गई, नाटक हो गया। तो जब प्योर चित्ती के रूप में होता है तो उसको पुरुष कहते हैं, और जब वो प्योर चित्ती का रूप नहीं रहता है, तब प्रकृति के साथ घुल मिल जाता है, तब ये एक नाटक, संसार चक्र का नाटक चालू हो जाता है। Once this drama of Purush and Prakriti starts, man then is subject to outer covering of body, mind and senses. तो जब ये ड्रामा चालू हो गया तब अभी उसको सब कवरिंग की जरूरत पड़ती है, फिर वो उसको बॉडी चाहिए, माइंड चाहिए, सेंसेस चाहिए, क्योंकि ड्रामा जो है उसके अंदर तो उसको प्ले करना है। हमारे जीवन के अंदर भी हम प्ले करते हैं, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है, तो ये जो हमारा एक रोल है, और इसके लिए हमें बॉडी, माइंड, सेंसेस वगैरह की जरूरत पड़ती है, जीवन जीने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है।
तो क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों इकट्ठे हो गए, जो दोनों अलग होने चाहिए वो एक दूसरे में ये हो गए, मिक्स हो गए। इसकी वजह से ये जो प्योर अवेयरनेस की स्थिति थी वो रही नहीं, और ये बॉडी माइंड की जरूरत पड़ी। दिस सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज प्योर विजन। तो उसका जो प्योर विजन था, उससे ये सेल्फ इम्पोज जो स्थिति उसने बनाई, उससे ये वंचित हो जाता है। ये जो सेल्फ इम्पोज हो गया ना, अभी ये बॉडी ब्रेन वगैरह ले लिया उसने, तो प्योर अवेयरनेस की स्थिति से उस वो या प्योर विजन की स्थिति थी वो अभी नहीं रही है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। His body, mind, and senses have become grosser and grosser, and his vision more and more faulty as also his other senses. तो हम जानते हैं, जिन लोगों ने पर्पस पढ़ा है, एक तो इन्वोल्यूशन किया, जिन लोगों ने पढ़ा है कि भाई भूव स्व में से भूव में आता है और भूव में से भू में आता है जब जीव, तो जो उसने बॉडी ब्रेन सिस्टम धारण किए अलग अलग प्रकार के, वो सब ग्रॉस होते जाते हैं और भू के अंदर एकदम ग्रॉसेस फॉर्म के अंदर आ जाता है। ये सब इन्होंने पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर विस्तार से बताया हुआ है। Now at this stage he is so deeply frozen in matter that he is convinced that only grace descending on him can liberate him from this bondage, or a reappearance of Christ or avatar, perhaps 10th avatar, can free him again. These are wrong and childlike ideas. तो अभी वो इतना ग्रॉस हो गया है, फ्रोजन इन मैटर, वो पदार्थों के अंदर इतना अभी ग्रॉस होता जाता है, वो एक फ्रोजन हो गया, जैसे जम गया है, इस तरह का इसकी स्थिति हो गई। और उसको अभी ऐसा लगता है कि मेरी ये स्थिति से बाहर तो या तो कोई ग्रेस आएगी, कोई किसी की कृपा होगी, भगवान की कृपा या किसी की कृपा होगी, तो ही मैं निकल पाऊंगा, या फिर से या क्राइस्ट या कोई अवतार आएगा तो मुझे इसमें से मुक्त कराएगा। तो ऐसा आदमी जब बहुत ग्रॉस हो जाता है, और हम देखते हैं कि संसार के अंदर जो अंधश्रद्धा और अश्रद्धालु लोग होते हैं, इन लोगों की ये एक ऐसी सोच होती है कि भाई कोई अवतार आएगा और हमें तार देगा, हमें उठा लेगा ऊपर, ऐसा लोग सोचते हैं। वो अंधश्रद्धा या अश्रद्धा की निशानी है। इफ he has brought about his own bondage, he himself will have to get free from this bondage. अब आदमी खुद बांध लिया अपने आप को, तो उसको ही फ्री करना है ना। जैसे एक वार्ता आती है कि एक आदमी जो है और वृक्ष को चिपक जाता है और जोर जोर से चिल्लाता चिल्लाता है कि वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे मुक्त करो, ये वृक्ष ने देखो मुझे पकड़ लिया है। हालांकि है कि उसने पकड़ा है वृक्ष को, तो उसको वृक्ष को छोड़ देना है। तो हमारी स्थिति ऐसी है, ये हमने अस्वस्थ वृक्ष है उसको पकड़ के रखा है, और हम फिर चिल्लाते हैं कि देखो संसार ने हमें पकड़ के रखा है, संसार हमें छोड़ता है नहीं है, क्या करे, संसार की जवाबदारी ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये सब हम फिर बहानाबाजी करते रहते हैं, क्योंकि हमने खुद बॉन्डेज ये किया है, तो हमें खुद को ही उसको मिटाना पड़ेगा। और एक संस्कृत में और भी है ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष मोक्षयो। तो मनुष्य का मन है वही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। अगर मन से आदमी मुक्त हो गया तो वो मुक्त है, मन से बंधा हुआ है तो बंधन है। तो अपने मन से मुक्त होना है, अपनी चित्ती चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, उसको मुक्त करना है। Just as body, mind, and senses have become grosser and grosser, and his vision more and more faulty, they have to be now subtler and subtler, and his vision once again pure and faultless. तो फिर अभी इवोल्यूशन में अब जब आएगा और साधना करेगा, तब धीरे धीरे जो उसकी जो जो ग्रॉस बॉडी ब्रेन सिस्टम सेंसिस वगैरह हो गए हैं, वो धीरे धीरे फिर सटलर होते जाएंगे, और उसके अंदर
फिर जो विजन है वो भी प्योर फॉल्टलेस विजन उसके अंदर आएगा। तो ये इन्वोल्यूशन में खराब होता है, इन्वोल्यूशन में उसको हमें फिर करेक्ट करना पड़ता है। यही साधना है, यही गेम है, इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, यही चक्कर है, नीचे आना, नीचे से ऊपर आना। और उसके अंदर लाखों जन्म हम गवा देते हैं, नीचे आते हैं उसमें हजारों जन्म निकल जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं उसमें हजारों जन्म हमारे काटने पड़ते हैं। तो ये चक्कर पूरा जो है, नीचे से ऊपर और ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का, वो चक्कर ही ऐसा है जिसको संसार चक्र हम कह सकते हैं। और उसके अंदर साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके हम ये बॉन्डेज से निकल सकते हैं। फाइनली ऑल दिस हैव टू बी डिस्पोज ऑफ इज सो मच अनवांटेड वेट। तो जिस तरह अनवांटेड वेट होता है हमारा, ज्यादा अगर बोझ आ गया है हमारे ऊपर, तो उसको हम कैसे फेंक देते हैं, इस तरह ये जो अनवांटेड वेट है, ये बंधन का, उसको हमें फेंक देना है। वंस अगेन मैन कैन देन फंक्शन एज फ्रेगमेंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस। उसके बाद में वो फिर से वो कॉस्मिक एनर्जी बन जाएगा प्योर अवेयरनेस की, और काम करने लगेगा। Till this happens, birth and death in more and more subtler outer covering, that is body will have to be undergone. तो जब तक ये नहीं होता है तब हजारों, अभी हमने जैसे अभी बात की, इस तरह हजारों जन्म, लाखों जन्म लेने पड़ते हैं और उसमें से पसार होना पड़ता है। द क्वेश्चन सो डिसाइड एज वेदर ही विल फंक्शन एज द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस और फंक्शन थ्रू the cosmic energy of pure awareness, in which case he is localized and individual. तो यहाँ एक सवाल सोचने का ये है कि उसको किस तरह काम करना है। यहाँ एक दो दो शब्द महत्व के, एक एज है और एक थ्रू है। तो वेदर ही विल फंक्शन एज द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस और फंक्शन थ्रू द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस। तो ये दोनों में क्या फर्क है कि एक तो वो चिट्ठी के रूप में, प्योर अवेयरनेस के रूप में वो काम करता है, और दूसरा कि चिट्ठी के द्वारा काम करता है। तो चिट्ठी के द्वारा मतलब ये लिमिटेड हो गया, लोकलाइज हो गया। जब चिट्ठी के रूप में वो काम करता है, एज ए चिट्ठी काम करता है, तो वो इन्फिनाइट रूप हो जाता है। ये दोनों में इतना फर्क है। When he functions as cosmic energy of pure awareness, he is Purush, and when the functions through the cosmic energy of pure awareness at lesser stage, he has accepted the drama of Purush and Prakriti. तो अगर वो प्योर अवेयरनेस के रूप में काम करता है तो पुरुष के रूप में, मतलब अंदर अपनी जो चेतना है, अपना जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, आत्म तत्व के रूप में वो काम करता है, चित्ती के रूप में काम करता है। या फिर अगर वो इस तरह काम नहीं करता है तो पुरुष और प्रकृति का जो ड्रामा है वो उसने स्वीकार कर लिया है और इस तरह वो काम करता है। ही कैन नाउ एज वेल separate himself from Prakriti and end the drama. Unfortunately, his vision is now not clear or faultless to make him decide to do that. तो हकीकत में तो उसको वो जो पुरुष है उसको प्रकृति से सेपरेट करना है और ये ड्रामा का अंत कर देना है। पर क्योंकि उसका जो विजन है वो क्लियर नहीं है और फॉल्टी है, इसीलिए वो ये देख नहीं सकता और ये डिसाइड भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ ये चतुर्थ सूत्र खत्म होता है। यहाँ हम आज का समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत भारी टॉपिक है, थोड़ी धीरज और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब आप इसके अंदर टिक पाओगे और समझ सकोगे, नहीं तो फिर आपको फिर यॉर्निंग यॉर्निंग चालू हो जाएंगे। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से, धैर्य से समझना पड़ेगा। हम 2-3 लेक्चर के अंदर 20 सूत्र कंप्लीट करेंगे। तो आज ये हमने 4, 5 और 6 3 सूत्र लिए हैं। इसके अंदर किसी को कोई नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, निकिता बोलूं છું। हाँ बोलो। हाँ,
સર આપે જે કીધું કે ચિત્તી તો શુદ્ધ અવસ્થામાં જ છે બરાબર, તો એ સત્વ હા રજસ અને તમસ થઈને આવે છે બરોબર જ્યારે એ ચિત્ત બને છે. તો એ કેવી રીતે એ પોતે બરોબર. શુદ્ધ હોય તો એ ત્રણ ને કેવી રીતે લઈને આવે? આપણે એને જે કેવી રીતે, જોયું ને કે હા બોલો. હા એટલે એને સમજવું કેવી રીતે? એટલે ચિત્ત જ્યારે આપણે શું વસ્તુ જોઈ કે ચિત્ત જે અંદર આવે, ચિત્તી જે અંદર આવે છે તે કઈ રીતે આવે છે, અથવા તો શાને કારણે આવે છે, અથવા તો શું રેશિયો લઈને આવે છે, કે આપણું વ્યક્તિગત જે કોડ છે એના હિસાબે આવે છે. સમજ્યા ઓકે તમે? હા હવે દાખલા તરીકે હા એક સમુદ્ર છે. હવે સમુદ્રમાંથી તમારી પાસે એક ડોલ હોય તો ડોલ જેટલું પાણી લેશો, તગારું હોય તો તગારું જેટલું પાણી લેશો, તમારી પાસે ખાલી કપ હોય તો કપ જેટલું લેશો. તો ચિત્તી તો સાગર અચ્છા જેટલું છે, પણ તમારી પાસે સાધન કેવું છે તમારી અંદરનું? તો આપણી અંદરનો જે કોડ, એટલે વારંવાર એને કહ્યું ને કે કોડ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોડ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોડ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોડ હા એટલે આપણી અંદર સત્વરજસ તમસ કેવું પડેલું છે એના હિસાબે આપણી અંદર આવશે. એટલે તાવડિયાજી અચ્છા એના માટે બીજું બી એક કહે છે, આપણું એક આપણું અહીંયા આગળ જે આઈએસએમ કેન્દ્ર છે ને, ત્યાં આગળ આપણે અંદર એક એક્સેપ્ટ કરવાનું એક પોઈન્ટ છે, એનું નામ છે. તો એ પોઈન્ટ દ્વારા આપણે ડિસઇન્ફેક્શન ચેમ્બરની અંદર એક પોઈન્ટ છે, એના દ્વારા આપણી જે અંદરનો કોડ છે એ મુજબ જ આપણે ચિત્તીને અંદર આવવા દઈ શકીશું. બરાબર? અચ્છા, એટલે આપણા વ્યક્તિગત કર્મો આની ઉપર અસર કરે એમ કે આપણે કેવી રીતનું આપણું પોતાનું સ્ટ્રક્ચર છે એ પ્રમાણે આપણને મળે એની અંદર. એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી. આપણું જે અંદરનું છે, હવે તમે તમારા સ્ટ્રક્ચરને ઉપર ઉઠાવતા જશો તો તમારે જે ચિત્તી વધારે ને વધારે પ્યોર રૂપની અંદર આવતી જશે. હમણાં જેટલું આપણું સ્ટ્રક્ચર મલિન છે એટલી મલિન રૂપની અંદર આવે છે. એ જેટલું આપણું પ્યોર થતું જશે એટલે આ બધું પાત્રની ઉપર છે. તમારું પાત્ર કેટલું શુદ્ધ છે એ મુજબ આ વસ્તુ અંદર આવશે. ઓકે સર, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. બીજા નમસ્કાર કોઈને? દારા સાહેબ. નમસ્તે નમસ્તે, બોલો. હા, પર્પઝ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ અને ચિતિ સૂત્ર એમાં કંઈક ડિફરન્ટ વાત થતી હોય એવું મને લાગે છે. ત્યાં સર્જન અને અસ્તિત્વ વચ્ચે બિલકુલ વચ્ચે ખાસો અવરોધ અને પડદો હતો. અહીંયા જાણે પ્રકૃતિ જ પોતે ડિવિનિટી છે અથવા સર્જન છે એવું લાગે છે. અહીંયા પ્યોર અવેરનેસમાં વિલીન થઈ જવાય છે. ત્યાં છે ને ચિત્તીને સર્જનમાં પ્રવેશ નથી ને આપણે કોન્શિયસનેસ સાથે આવીએ છીએ અને અહીંયા પ્યોર અવેરનેસ સાથે આવીએ છીએ. એટલે આ બે વચ્ચે આમ કંઈક કન્ફ્યુઝન આવે છે, તો એ કઈ રીતે મને સમજાતું નથી સાહેબ. देखो जो एक 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 वस्तु શું છે, एक बात क्या है कि चित्ती का निर्माण कहाँ से हुआ? वो आती है तप से, बराबर है। और डिवाइन फ्रेगमेंट जो आता है वो भी तप से आता है। तप से जन्म होता है, मतलब तप से डिवाइन हॉर्नेस में से डिवाइन फ्रेगमेंट है। चित्ती भी जो है वो तप में से आती है। और चित्ती अपने आप में जो है वो चित्ती ये तीनों लोग को निर्माण करती है। और वो कहते हैं ना, हमने आगे देखा था ना कि ये सारे तीनों के तीनों लोग जो है वो फ्लोटिंग होते हैं चित्ती के अंदर। तो चित्ती तो ये तीनों लोग से के भी ऊपर है। अब जो बंधन है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है कि जो रिंग पास नॉर्थ है वो कोई भी आत्म तत्व है वो उसको पार नहीं कर सकता है जब तक कि वो उसका जब तक कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है। जैसे हमने देखा अभी कॉन्शियस डेथ का, तो जब तक वो कॉन्शियस डेथ का मतलब लास्ट जन्म जब तक नहीं लेता, ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को वो मिटा देता है, तब तक वो जो है उसको ये रिंग पास नॉट के बाहर जाना मना है। जब लास्ट ये होता है तब वो उसके बाहर निकल जाता है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ उन्होंने एक क्लियर पॉइंट ये कहा है, एक कंफ्यूजन है यहाँ पढ़ने में आता है कि भाई वो फ्रेगमेंट ऑफ चित्ती या प्योर अवेयरनेस ऐसा भी कहते हैं। तो हम तो भाई फ्रेगमेंट ऑफ डिवाइन फ्रेगमेंट है, मतलब हम तो फ्रेगमेंट है डिवाइन होलनेस का पार्ट है। तो यहाँ इसलिए उसने ये पुरुष शब्द ये किया कि एज गुड एज जो तप है, तप, क्योंकि तप भी पुरुष है, हम डिवाइन फ्रेगमेंट भी पुरुष है। और यहाँ जो चिट्ठी प्योर अवेयरनेस के रूप में जब काम करती है, क्योंकि वो भी
तप से आई हुई है, इसलिए यहाँ ये प्योर अवेयरनेस को तप के रूप में बताया गया है, पुरुष के रूप में बताया गया है। पुरुष मतलब तप, समझे? तो चित्ती लेकिन जो है साहब वो, हाँ बोलिए। लेकिन साहब ने कहीं लिखा है कि चिति को सर्जन में प्रवेश नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, अभी उसको सर्जन में जाने की जरूरत नहीं है ना, उसमें वो सर्जन में क्यों जाएगी? अभी तो वो अस्तित्व में उसका काम एक आदमी को सौंप दिया कि भाई ये तेरा काम का ये तेरा एरिया है, तुझे उसमें ही काम करना है, अभी तुझे ये काम से उसमें ही लगे रहो, तुम अभी मत आना इधर। तो ऐसा है कि चित्ती को अभी सर्जन में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सर्जन में से तो निकल चुकी। एक नदी जो है वो एक अपने मूल स्थान से निकल चुकी समंदर की ओर जाने के लिए, तो वो समंदर की ओर तो जाएगी, वो फिर वापस तो अपने मूल में तो जाएगी ही नहीं। तो चिट्टी जो है वो सर्जन में अभी जाने का उसका सवाल ही नहीं है, वो हमेशा अस्तित्व में ही रहेगी और अस्तित्व में वो सर्जन करती ही रहेगी। इसलिए तो इसको ये कहते हैं ना कि भाई अनंत रूप में, मतलब कि ये इटर्निटीज, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, देर इज नो बिगिनिंग, देर इज नो एंड। तो इस तरह चिट्टी को काम करना ही पड़ता है, और अभी भी लाखों जन्म तक, कब तक पता नहीं, कब तक वो चिट्टी काम करती रहती रहेगी, जब तक वो सबका प्रलय सर नहीं, सबका प्रलय हो जाने पर भी ये चिट्टी तो रहेगी, सर समझे? थैंक यू। हेलो हेलो। सर, ये चिट्ठी हाँ, क्या गुरु नहीं, एक चिट्ठी मिनट एक क्या? मिनट एक मिनट। हेलो, हेलो प्रशांत भाई, पहले वो साहब का बात खत्म होने दो, उनको समझ में आता है फिर प्रश्न पूछना। मजीठिया साहब, ख्याल आयो, कोई प्रश्न છે? થોડા કન્ફ્યુઝન રહી જાય છે, છતાં પણ કોઈ વખત રૂબરૂમાં વાત. ભલે ભલે, ચોપડી લઈને આવજો. ઓકે, થેન્ક યુ સર. સાહેબ હું હા, કઈ બોલું? બોલીએ. હા, બોલો ગુડ બોલો. ઇવનિંગ. હા અચ્છા, હા, ગુડ ઇવનિંગ, બોલ. ડિસ્કોર્સિસ 4 માં પેજ નંબર 5 મજીઠિયા સાહેબને કહો કે 1 and 2 આપ્યું છે, એટલે આપણે પહેલા ચિત્તી સાથે કામ કરવાનું છે, જેને આ બોડી બ્રેઇન સિસ્ટમ્સ આપણને આપ્યા છે, અને જ્યાં સુધી એને ડિઝોલ્વ નહીં કરીએ અને રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે પહેલા ચિત્તીને પતાવવાનું છે, કારણ કે તો જ આપણને આ કોન્શિયસ બર્થ, કોન્શિયસ ડેથ મળશે અને પછી અલ્ટિમેટલી છુટકારો મળશે. તો એ પેજ નંબર 5 માં એમ લખ્યું છે કે પહેલા આપણે ચિત્તીને એ કરવાની છે અને પછી આપણે ડિવાઇન ફ્રેગમેન્ટ સાથે. એટલે આમાં બે સ્ટેપ્સ છે જે મને બી ખુદને કન્ફ્યુઝન બહુ હતું, પર્પઝ વાંચ્યું અને પછી આ વાંચ્યું, પછી આ પેજ નંબર 5 વાંચ્યું ને એટલે કન્ફ્યુઝન થોડું ઓછું થયું. બસ આટલું જ કહેવું હતું. તમારું જે હા, એક્સપ્લેનેશન એ વધારે ક્લેરિફાઈ થોડું કર્યું છે, ના, કારણ કે આ બરોબર છે, એ બરોબર છે. આની અંદર એ રીતના સાધના છે, સાધનાના તબક્કાની અંદર પેલા ચિત્તીની ઉપર કામ છે, અને ડિવાઇન ફ્રેગમેન્ટનો જે અનુભવ અથવા તો ડિવાઇન ફ્રેગમેન્ટને જે આખું જે એની પર કામ કરવાનું છે, એટલે કે જે તદાદ્રષ્ટુ સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠાનમ, જે છેલ્લી સ્થિતિ છે એ ડિવાઇન ફ્રેગમેન્ટની સ્થિતિ છે, અને એની પર કામ કરવાનું સમાધિની અંદર આવે છે, અને એની પહેલા આ ચિત્તીની ઉપર જ કામ કરવાનું આવે છે. પણ જરા મજીઠિયા સાહેબનો પ્રશ્ન જુદો હતો, સર્જનના બાબતમાં હતો કે સર્જનમાં એ જઈ નહીં શકે, એટલે એ ફરી ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું. अभी बोलिए प्रशांत कुमार, टाइम हो गया है, तुक में कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। सर, ये चित्त क्या हमारा गुरु है जो उत्तर हमको ज्ञान देता है? कौन? चित्त। नहीं नहीं, आपने पूरा लेक्चर ध्यान से समझा नहीं, कि चित्ती में से चित्त बनता है, तो चित्ती हाँ। जो है वो प्योर अवेयरनेस है, चित्त तो जो है वो एक लिमिटेड हो गया है, तो वो अपना गुरु कैसे बनेगा? चित्त के अंदर तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो अपना गुरु कैसे बनेगा? हाँ, वो चित्ती जो चित्त अगर प्योर बन जाता है, वो हाँ प्योर हाँ बन जाता है, चित्ती जैसा जब बन जाता है वो चित्त प्योर हो हाँ, जाता है और कैथोलिक के रूप में काम करता है, तब अलग बात है। ठीक है, सर थैंक यू। ओके, चलिए तो अभी यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टाइम और कोई प्रश्न होंगे तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। अच्छा है आपके अंदर ये इतना इंटरेस्ट लेके आप सोचते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, वो मुझे अच्छा लगा।
कि आप कुछ समझते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो और सोचिए और प्रश्न उत्पन्न करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। यहाँ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक संडे को फिर से मिलेंगे, आगे सूत्र देखेंगे। टिल गुड बाय। थैंक यू। Thank you very थैंक यू much. सर, थैंक यू। Very much. धन्यवाद साहब। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।